अस्सलाम वालेकुम विद्यार्थी मित्रांनो, तुमचं माझी मराठी फॉर उर्दू मीडियम स्कूल या यूट्यूब चॅनलवर पुन्हा स्वागत आहे। विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण विषय मराठी संयुक्त अभ्यासणार आहोत। आज आपण इयत्ता 9वी चे पाठ 4 दादू या पाठाचे आज आपण अध्ययन करणार आहोत। या पाठाचे लेखक आहेत वि.स. खांडेकर आणि यामधील हा पूर्ण पाठ आपण या व्हिडिओमध्ये अध्ययन न करता यामधील फक्त मी इथे येथून पासून तर सांगितली होती येथपर्यंत आपण स्पष्टीकरण व यावर आधारित कृती देखील करणार आहोत। याला आपण पाठ 4 दादू भाग 1 हे अपन नाव देऊ। तो चलो बच्चों, हम अपनी अपनी मराठी की 9th की मराठी की किताबें निकाल लेते हैं और साथ में एक पेंसिल भी निकाल लेते हैं कि जब भी सर शब्दार्थ बताए और समझाए तो आप उसे अपने किताब में पेंसिल से नोट कर लेंगे। चला, पान क्रमांक 10 पाठ 4 दादू। थोडक्यात लेखक परिचय बघू। शॉर्ट में हम लेखक परिचय देख लेते हैं। चलो शुरुआत करते हैं। वि.स. खांडेकर, जन्म 1898 आणि मृत्यू 1976। कादंबरीकार, कथाकार, लघु निबंधकार, समीक्षक, पटकथा लेखक, दोन ध्रुव, उल्का, हिरवा चाफा, पांढरे ढग, जळलेला मोहर इत्यादी कादंबऱ्या, वायुलहरी, चांदण्यात, सायंकाळी इत्यादी लघु निबंध संग्रह, अश्रू, ययाती, अमृतवेल या त्यांच्या प्रसिद्ध कादंबऱ्या आहेत। तर लेखक वि.स. खांडेकर यांना अफाट मराठी लेखनाचा अनुभव आहे हे आपल्याला दिसून येते। तो हमें दिखाई पड़ता है कि वि.स. खांडेकर इन्हें मराठी लेखन का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस अनुभव है। तो अब देखते हैं कि लेखक ने दादू इस पाठ में हमें क्या संदेश दिया है, क्या बताया है, क्या बोध दिया है। देखते हैं बच्चों। आईप्रमाणे काळजी घेणाऱ्या दादूच्या प्रेमळ व संवेदनशील वर्तनाचे भावस्पर्शी वर्णन प्रस्तुत पाठात लेखकांनी केले आहे। तर या पाठामध्ये मतलब इस पाठ में लेखक वि.स. खांडेकर इन्होंने दादू नाम के व्यक्ति का, उसके प्रेमळ भावना का, उसकी संवेदनशीलता का, उसकी भावस्पर्शी का वर्णन इस पाठ में किया है। तर या पाठामध्ये लेखक वि.स. खांडेकर यांनी दादू नावाच्या व्यक्तीचे प्रेमळ व संवेदनशील वर्तन नाचे भावस्पर्शी म्हणजे हृदयस्पर्शी, भावस्पर्शी मतलब दिल को लगने वाला वर्णन इस पाठ में किया है। बच्चों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक कीजिए और इस वीडियो को आगे शेयर कीजिए और मेरे चैनल माझी मराठी फॉर उर्दू मीडियम स्कूल इसे सब्सक्राइब कीजिए। तो चलो अब हम करते हैं पाठ की शुरुआत। तो जब मैं पढ़ूँ तो आप भी अपनी किताब में देखेंगे और समझेंगे। मी इथे शिकायला आलो होतो,
2 खोल्यांचे घर मिळाले होते आणि मालकातर्फेच दादू नावाचा अनुभवी गडीही लाभणार होता. दादू ही व्यक्ती वर पाहिली तर विचित्रच दिसत होती. एक खांदा विचित्र रीतीने उडवत चालण्याची लकब होती. विद्यार्थियों शब्दार्थ बघा. बच्चों शब्दार्थ देख लेते हम लोग पहले. वर मतलब ऊपरी तौर पे, विचित्र मतलब अनोखा, अजीब, लकब मतलब तर्ज, गड़ी मतलब दोस्त होता है, लेकिन इस पाठ में गड़ी का मतलब है नौकर. तो लेखक कहते हैं कि लेखक इस शहर में पढ़ने आए हैं, शिकायला आले आहे और अब उन्हें किराए का घर मिला. 2 खोल्यांचा 2 रूम का उन्हें किराए का घर मिला. ठीक है. और उस घर मालक ने ही लेखक को दादू नाम का गड़ी मतलब दादू नाम का एक नौकर भी रखने को कहा. अब लेखक ने जब दादू को देखे तो उसका वर्णन कैसा करते हैं लेखक. दादू ही व्यक्ती वर पाहिली तर विचित्रच होती. हां, कि दादू को जब लेखक ने पहली बार देखा तो वो बिल्कुल अनोखा लगा, विचित्र लगा. एक खांदा विचित्र रीतीने उडवत चालण्याची त्याची लकब होती. लकब मतलब तर्ज. तो लेखक कहते हैं कि जब दादू चलता था तो वो एक कांधा ऐसा लचका के, एक कांधा मतलब कंधा ऐसा लचक के, किसी की आदत होती है कि वो ऐसा कांधा लचका करके चलते हैं, तो वैसा दादू की भी आदत थी कि वो चलते समय अपना एक कांधा ऐसा लचकाता था. पुढं. वाढलेली दाढी खाजवत तो माझ्याशी बोलू लागला. तेव्हा माझ्या मनात आले, या म्हाताऱ्याला आपण गडी म्हणून ठेवणे महामूर्खपणाचे होईल. शब्दार्थ देखिए बच्चों. म्हातारा मतलब बूढ़ा. महामूर्ख 2 शब्दांपासून हा शब्द बनलेला आहे महामूर्ख. पहला शब्द महा मतलब बहुत बड़ा और मूर्ख मतलब बेवकूफ. तो महामूर्ख मतलब क्या होगा बच्चों? बहुत बड़ा बेवकूफ. मतलब बेवकूफ तो ठीक है, लेकिन बहुत बड़ा बेवकूफ मतलब महामूर्ख. तो लेखक अब दादू का वर्णन कर रहे आगे कि दादू की दाढ़ी थोड़ी सी बड़ी हुई थी और वो दाढ़ी खुजाते ही लेखक से बात कर रहा था. अब लेखक के दिल में विचार आए. क्या विचार आए? या म्हाताऱ्याला आपण गडी म्हणून ठेवणे महामूर्खपणाचे होईल. तो लेखक सोचने लगे दिली दिल में कि इस इंसान को, इस विचित्र इंसान को अगर मैंने अपने घर में गड़ी करके रख लिया, नौकर समझ के रख लिया, तो ये मेरी बहुत बड़ी यानी महामूर्ख, सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी. मतलब कि लेखक किसी भी तरह दादू को वहाँ से उस ओहदे से, उस सेवक के, नौकर के ओहदे से हटाना चाहते थे और दूसरे किसी और व्यक्ति को अपॉइंट करना चाहते थे. तो मतलब लेखक उसी फिराक में थे कि वो किस तरह दादू को वहाँ से हटाए. तो देखते हैं क्या होता बच्चों. चला पुढं. ही पीडा चुकवायची एक नवीन युक्ती मला सुचली. दादूचा पूर्वीचा पगार फक्त 3 रुपये होता. आता तो 4 किंवा 5 रुपये मागेल आणि तसे मागितले की तुझ्यासारखा लबाड मनुष्य मला नको असे आपल्याला सहजतच म्हणता येईल. तर विद्यार्थ्यांनो, आता लेखक वि स खांडेकर, आता वि स खांडेकर तिथे शिकवायला आले आहेत. म्हणजे वि स खांडेकर आता तिथे शिकायला आले आहेत, पढ़ने आए हैं. तो मतलब उनकी उम्र यंगस्टर होंगे, तब वो नौजवान होंगे. तो वो ऐसे बूढ़े इंसान को किसी भी कीमत पर अपने साथ नहीं रखना चाहते थे और
उसको हटाने के लिए अलग अलग तरकीब कर रहे थे, सोच रहे थे। शब्दार्थ बघा, पीड़ा, पीड़ा मतलब दर्द। युक्ति, युक्ति मतलब आइडिया, विचार। पगार, पगार मतलब तनख्वाह, पेमेंट, सैलरी भी कहते हैं। लबाड़, लबाड़ मतलब चालबाज या झूठ बोलने वाला। सहज मतलब आसानी से। तो लेखक म्हणतात की, लेखक कहते हैं कि अब मुझे इस दादू को यहां से हटाना है, इसे नौकर, इसे गड़ी करके मुझे अपने घर में नहीं रखना है। तो लेखक अलग अलग आइडिया, अलग अलग विचार, युक्ति सोचने लगे। तो लेखक सोच रहे हैं कि दादू का पहले का पगार, पहले का पेमेंट कितना था? 3 रुपये था। अब लेखक सोचते हैं कि अगर मैं उसको पूछूं कि अब कितना पेमेंट लेगा, तो अगर उसने बोला 4 से 5 रुपए मैं पगार लूंगा, तो मुझे आसानी से उसे लबाड़, उसे झूठा मैं ठहरा दूंगा और उससे आसानी से मैं अपना पीछा छुड़वा लूंगा। लेखक म्हणतात की पूर्वी दादूचा पगार फक्त 3 रुपये होता। जर त्याने आता 4 किंवा 5 रुपये मागितले तर मी, म्हणजे कोण? लेखक, त्याला लबाड म्हणून सिद्ध करतील आणि त्याला घराबाहेर म्हणजे नोकरीतून काढून टाकतील आणि असं सहजच लेखक करतील, असा लेखक विचार करत आहेत। आगे देखते फिर क्या होता है। क्या लेखक दादू को उस नौकरी से हटा सकते हैं, हटा पाते हैं? देखते हैं। असा विचार करून मी दादूला म्हटले। अब लेखक सोच ही रहे। अब दादू को लेखक कहते हैं, क्या कहते हैं? मी सांगेन ते काम करावे लागेल तुला। मी सांगेन ते काम करावं लागेल तुला। अब लेखक को किसी भी तरह से उससे छुटकारा पाना था। तो लेखक कहते हैं कि मैं जो काम तुझे बताऊंगा वो तुझे करना होगा। मी सांगेन ते काम करावं लागेल तुला। अब दादू का प्रेमळ वृत्ति, उसकी संवेदनशीलता, उसकी ममत्व, उसका प्रामाणिकपना अब सामने आ रहा है। तो देखो क्या कहता है दादू। तो दादू लेखक के प्रश्न को, लेखक के उत्तर देता है, लेकिन वो बोल के नहीं बोलता। कैसा बोलता है? त्याने मोठ्या आनंदाने मान डोलवली। मान डोलावने मतलब गर्दन हिलाना। हाँ, जैसे ही लेखक ने पूछे कि क्या मैं जो काम तुझे बताऊंगा वो तुझे करना ही होगा, तो दादू कुछ न कहते हुए खुशी से मान हिलाता है, गर्दन हिलाता है, मतलब एग्री करता है, वो तैयार हो जाता है। अब आगे, पगार काय घेशील तू? मी प्रश्न केला। त्याने हसत उत्तर दिले, पूर्वी मिळत होता तेवढाच द्या। अब लेखक दादू को हटाने के लिए अलग अलग तरह के युक्ति लड़ा रहे हैं, अलग अलग तरह के प्रश्न पूछ रहे हैं। तो लेखक पूछते हैं, पगार किती? कि पगार काय घेणार तू? कि तू अब पेमेंट यानी सैलरी, तनख्वाह क्या लेगा? तो दादू सहजता से, बिल्कुल सामान्य तरीके से जवाब देता है, उत्तर देता है, पूर्वी मिळत होते तेवढेच। कि पूर्वी पहले जो मिलता था उतना ही। अब लेखक और गुस्से से कहने लगे, अरे पण तेवढा म्हणजे किती? अरे पण तेवढा म्हणजे किती? अरे मगर हाँ, उतना ही पगार, मतलब उतना मतलब कितना? आता याची लबाडी करणार या कल्पनेने मी हसत हसत विचारले। अब लेखक को तो पहले ही पता था कि दादू का पूर्वी का पगार कितना था? कितना था बच्चों? हाँ,
₹3। लेखक को पता था, लेकिन जानबूझ के लेखक उससे उगलवा रहे हैं, क्या ये सच है, सच बोलता है या झूठ, या लबाड़ है या प्रामाणिक है। तो अब लेखक को समझ में आ गया कि ये ज़्यादा जवाब देगा, यानी ज़्यादा पगार मांगेगा, तो इसको मैं लबाड़ करके इसको नौकरी से हटा दूंगा। लेकिन देखते हैं दादू क्या जवाब देता है। दादू ने उत्तर दिले ₹3। मी चकित झालो. या अडाणी गड्याला प्रामाणिकपणा दिसताच माझ्या मनात एक उज्ज्वल छटा चमकून गेली. अब लेखक ने दादू से पूछा कि हां, अरे तेवढा म्हणजे किती, उतना ही मतलब कितना पगार. तो दादू सहजता से उत्तर देता है ₹3. मतलब अब दादू का ये उत्तर सुन के लेखक एकदम चकित हो गए. चकित होना मतलब चौंक जाना. अडाणी, अडाणी मतलब अनपढ़. प्रामाणिक मतलब ईमानदार. उज्ज्वल छटा चमकून गेली. लेखकाच्या मनात एक उज्ज्वल छटा चमकून गेली. उज्ज्वल छटा चमकून गेली. उज्ज्वल मतलब होता है चमकदार, छटा मतलब रोशनी. चमकदार रोशनी चमक गई. तो लेखक के दिल में चमकदार रोशनी चमक गई, कुछ अलग नहीं हो गया? नहीं, इसका अर्थ अलग होगा. मनात एक उज्ज्वल छटा चमकून जाने मतलब हैरान हो जाना और नए विचार, मन में नए विचार आना, न्यू थॉट्स निर्माण होना. तो जैसे ही दादू उत्तर देता है कि ₹3, लेखक उसका उत्तर सुन के एकदम चकित हो जाते हैं. आणि वो उस अनपढ़ व्यक्ति की ईमानदारी देखकर उनके दिल में, उनके जहन में एक नया विचार, एक नई आइडिया आ जाती है. जसंच दादू ₹3 उत्तर देतो, लेखक एकदम चकित होतात की अरे या गड्याचं खरंच हा किती अडाणी आहे. अडाणी असला तरी याच्यात किती प्रामाणिकपणा आहे. हे विचार करताच लेखकाच्या मनात एक नवीन छटा चमकली. आता बघू काय झालं, काय होते पुढं. मी काहीच बोलत नाही असे पाहून दादू म्हणाला, ₹3.25 सुद्धा राहीन मी साहेब. अब लेखक को जैसा उसने उत्तर दिया कि ₹3 मेरा पेमेंट है, ₹3 था, तो लेखक चकित हो गए. लेखक कुछ बोल नहीं पाए. तो जैसा ही दादू लेखक को देखता है कि लेखक तो चुपचाप हो गए, तो दादू अपना पगार और नीचे कर देता है कि साहब मैं ₹3.25 से भी रह सकता हूँ. ₹3.25 मतलब कितना, ₹2.75 या ₹3 को 25 पैसे कम. तो देखिए दादू ने प्रामाणिकपना से, सहजता से उत्तर दे दिया कि साहब मैं ₹3.25 से भी आपके घर काम कर सकता हूँ. तर लेखक जसे शांत बसले होते, लेखकाला शांत बसताना दादूने बघितले आणि दादूने त्याचं वेतन, त्याचा पगार ₹3.25 खाली केले आणि या पगारावर काम करण्यास तो तयार झाला. अब आगे देखते लेखक क्या और वर्णन कर रहे दादू का. दादूच्या वृक्ष दिसण्याच्या आड एक वेगळे सौंदर्य आहे असा मला भास झाला. हा भास क्षणिक नव्हता. अब पहले शब्दार्थ देख लेते बच्चों. रुक्ष, रुक्ष मतलब खुश्क मिजाज. सौंदर्य मतलब खूबसूरती. भास, भास होना मतलब एक तरह से अंदाज लगा देना. क्षणिक मतलब लम्हा. तो लेखक ने यहाँ पर दादू का वर्णन करते हुए उसके बिहेवियर का, उसके बाहरी वर्तन का, उसके बाहरी तौर तरीके का वर्णन किया और कहते हैं लेखक कि ये बहुत रुक्ष किस्म का इंसान है, मतलब बहुत ही खुश किस्म का इंसान थे, लेकिन इसके अंदर, इसके दिल के अंदर बहुत ज़्यादा खूबसूरती है, बहुत ज़्यादा ईमानदारी है, प्रेमळपना है, बहुत ज़्यादा ममत्व है. तो लेखक ने ये पहचान लिए थे. और ये लेखक की पहचान ये सिर्फ एक लम्हे की नहीं थी. तर लेखक म्हणतात की आता या व्यक्तीचं रुक्षपणा बाहेरून फक्त दिसत होतं, पण
दादूच्या मनात खरं सौंदर्य दडलेलं होतं. तो खूप प्रामाणिक, खूप प्रेमळ आणि आईसारखा ममत्व दाखवणारा तो व्यक्ती होता. चला पुढं. अब फिर से लेखक उसको बोल रहे हैं. क्या बोल रहे देखिए. मी सांगेन ते काम करायला हवं. असे कामावर ठेवताना मी दादूला बजावले होते, पण मला त्याला काही सांगण्याचा प्रसंगच येत नसे. मी सकाळी उठण्याच्या आधीच गवळ्याच्या घरून तो दूध घेऊन येई. मी उठून चूड भरायला लागलो की दादूचा स्टोव फरफरू लागे. तो लेखक ने उसे, दादू को पहले ही कहा था कि मैं जो काम कहूँगा तुझे करना ही होगा. बजावने मतलब जोरों से कहना, डटाकर कहना. प्रसंग मतलब वाकया या इवेंट. गौड़ी मतलब दूध बेचने वाला. चूड़ मतलब बच्चों चूल्हा, चूल्हे को कहते हैं. तो लेखक कहते हैं कि जब मैं काम पे रखने के लिए एग्री कराया या एग्री हुआ तो उसे मैंने पहले ही कहा था कि मैं जो काम तुझे करने को कहूँगा वो तुझे करना ही होगा. मी सांगेन ते काम तुला करायला हवं. तो बिल्कुल वैसा ही दादू अपना काम करता था. जो भी लेखक उसे काम देते थे वो ईमानदारी से करता था. उसके ऊपर दूसरी बार ये बात कहने का लेखक को मौका ही नहीं मिला, प्रसंग ही नहीं आया. वो रोज सुबह दूध वाले के घर से दूध लेकर आकर अपना स्टोव जला करके लेखक के लिए चाय बना करके सुबह ही तयार रखता था. तर लेखकानं म्हटलं त्याला की मी सांगेन ते काम तुला करावे लागेल. बरोबर आहे. तर लेखकाने दटावून सांगून दिले. दादूसुद्धा पुन्हा असं सांगणे दादूला पुन्हा सांगण्याची गरज लेखकाला भासली नाही, कारण तो अगदी प्रामाणिकपणे लेखकाने सांगितलेले काम पूर्ण करायचा. तो सकाळी उठून गवळी जवळ जाऊन दूध आणायचा आणि सकाळी लेखकासाठी चहा करायचा. आता लेखकाला चहामध्ये कमी साखर पसंद होती, मतलब लेखक को कम शक्कर की चाय पसंद थी. बस लेखक को एक ही बार बताने की ज़रूरत पड़ी. त्याच्यानंतर कधीही लेखकाला कमी साखरेचा चहा हवं असं म्हणण्याची वेळ आली नाही. चलो सामने देखते हैं. मला चहात पान क्रमांक 11 कमी साखर लागते हे त्याला दुसऱ्यांदा काही सांगावे लागले नाही. कि मुझे, लेखक कहते हैं कि मुझे चाय में कम शक्कर लगती है. साखर मतलब बच्चों शक्कर. मुझे कम शक्कर लगती चाय में. मुझे उसे दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं पड़ी. मला काडीचीही त्रास होऊ नये म्हणून तो जो धडपड करी ती पाहिली की मला आईची आठवण येई. शब्दार्थ बघा. काडीचाही त्रास मतलब थोड़ी भी तकलीफ, किंचित सुद्धा त्रास न भोगने. तो थोड़ी भी तकलीफ सहन नहीं करना. तर काडीचाही त्रास सहन न करणे हे वाक्प्रचार आहे, शब्दसमूह आहे. याचा आपण मराठीच्या वाक्यात सुद्धा उपयोग करू शकतो. जसे आई वडील आपल्या मुलाबाळांना काडीचाही त्रास होऊ नये यासाठी रात्रंदिवस कबाड कष्ट करत राहतात. धडपड करणे मतलब मशक्कत करना. आईची आठवण. आई मतलब अम्मी, माँ, मदर, जननी, बहुत नाम है आई के. आई मतलब अम्मी. आठवण मतलब लेखक को उनकी याद. तो लेखक कहते हैं कि मुझे थोड़ी भी तकलीफ नहीं होने को होना, इसलिए दादू हमेशा धड़पड़ किया करता था, मशक्कत किया करता था, काम किया करता था. और उसकी वो धड़पड़ देखकर, उसकी वो मशक्कत देखकर मुझे मेरे आई की
मुझे मेरे अम्मी की याद आती थी, आठवण आती थी. चला आता आपण या व्हिडिओतला शेवटला उतारा बघू. दादू पंपाने पाणी काढू लागला की माझ्या मनात येई, या खडकार जागेच्या पोटात जसा पाण्याचा झरा आहे त्याचप्रमाणे वरून वृक्ष दिसणाऱ्या दादूच्या अंतकरणातही प्रेमाचा गोड झरा आहे. शब्दार्थ बघा. पंप मतलब बच्चों जिसे हम बोलेंगे बोरवेल, बोरिंग, पंप. खडकार मतलब पथरीली जमीन, बड़े बड़े पत्थर से घिरी हुई जमीन. पोटात मतलब पेट में. अब यहाँ पे जमीन के पेट में मतलब जमीन के अंदर. झरा मतलब पानी का झरा, जहाँ से पानी आता है. अंतकरण मतलब दिल, मन. प्रेम मतलब मोहब्बत. एक गोड़ झरा मतलब मीठा झरा, पानी का नहीं, प्रेमाचा एक गोड़ झरा मतलब मोहब्बत का एक मीठा झरना, एक झरा. तो लेखक कहते हैं कि जब भी लेखक दादू को उस खड़कार जमीन से, पथरीली जमीन से बोरवेल से पानी निकालते हुए देखते तो लेखक के मन में एक विचार आता कि जिस तरह इस पथरीली ज़मीन पे, इस खड़कार ज़मीन के अंदर मीठे पानी का झरा है, उस तरह से ये वृक्ष मतलब खुश्क दिखने वाला इंसान, बाहर से खुश्क दिखने वाला इंसान दादू, उसके दिल में मोहब्बत का झरना है, ईमानदारी का झरना है, प्रामाणिकपणा का झरना है. तर अशा प्रकारे लेखक जेव्हा पंपाने पाणी काढताना जेव्हा ते दादूला बघायचे तर त्यांना असं वाटायचं की ज्याप्रमाणे या खडकाळ जमिनीतून, याच्या पोटातून गोड पाण्याचे झरे वाहतात, तशाच प्रकारे दादूसारख्या वृक्ष दिसणाऱ्या व्यक्तीच्या मनात सुद्धा प्रेमाचा एक गोड झरा आहे. तर अशा प्रकारे लेखकाने दादू या गडीचे सुंदर असे व्यक्तिमत्व या पाठामध्ये रेखाटले आहे. विद्यार्थ्यांनो, आता आपण यावर आधारित कृती बघू. आपण स्पष्टीकरण बघितलं, आता आपण कृती बघू. चला. चला विद्यार्थ्यांनो, अब हम इयत्ता 9वीं विषय मराठी संयुक्त पाठ 4 दादू भाग 1, इसका हमने इसी वीडियो में मी इथे यहाँ से लेकर तो सांगितली होती यहाँ तक हमने अध्ययन किया है, स्पष्टीकरण समझा है. अब हम इस भाग पर आधारित कृति करेंगे. चलिए. प्रश्न. पाठावर आधारित उतारे वाचून कृति पूर्ण करा. कि पाठ पे, इस सबक पर आधारित पैराग्राफ हमने सीखे हैं, इसका अध्ययन करके हमें ये कृति पूरी करनी है. तो देखते हैं पहला प्रश्न क्या है. प्रश्न 1. खालील चौकटी पूर्ण करा. ये कुछ चौकट दिए गए, डब्बे दिए गए हैं, इसे हमें पूरा करना है. 1. दादूची लकब मतलब दादू का लकब क्या थी. खांदा विचित्र रीतीने उडवत चालणे. 2. लेखकाचा छंद कि लेखक का छंद क्या था, लेखक की हॉबी क्या थी. हालांकि हमने ये नहीं देखे हैं, लेकिन आगे वाले भाग में ये हम सीखेंगे. क्रिकेट खेळणे मतलब क्रिकेट खेलना लेखक की हॉबी थी. 3. दादूच्या मुलाचे नौकरी करायचे ठिकाण कि दादू का लड़का कहाँ नौकरी करता था, कहाँ सर्विस करता था, कहाँ पे, कुठे, सोलापूर. 4. दादूचा पूर्वीचा पगार. दादू को पहले कितनी सैलरी मिलती थी. कितनी मिलती थी बच्चों. हाँ, 3 रुपये. चला पुढं. 6. दादूचे अंतकरण कि दादू का दिल, दादू का अंतकरण कैसा था. प्रेमाचा
गोड झरा. पुढं चलो अब देखते हैं कृती आ. दादूचे खालील बाबतीतील वर्णन करा. ये भी एक कृति है, आकृति है, जिसे हम दादू के बारे में इसको डायग्राम को माहिती भर के पूरा करना है. दादू काम, तो दादू का काम कैसा था? 1. कर्तव्य दक्ष. 2. धडपड करणारा. 3. काम वेळेवर करणारा. आणि 4. कामात प्रामाणिकपणा, कि हमेशा ईमानदारी से काम करता था, धड़पड़ करके काम करता था, काम समय पे करता था और काम ईमानदारी से किया करता था. दूसरं गुण, गुण मतलब उसी क्वालिटी, उसी खासियत. 1. प्रामाणिक. 2. लबाडी न करणारा. 3. प्रेमळ वृत्ती. आणि 4. संवेदनशील, मतलब ईमानदार, झूठ न बोलने वाला, प्यार मोहब्बत की उसकी वर्तन था, बिहेवियर था, और बहुत ज़्यादा सेंसिटिव था, संवेदनशील था. पुढं ई. दादूची कामे. दादू कौन कौन से काम करता था? गवळ्यापासून दूध आणणे, सकाळी गवळ्यापासून दूध आणणे, चहा करणे. 2. सकाळी पंपाने पाणी काढणे, पंप से पानी निकालना. प्रश्न 2. कृती पूर्ण करा. देखते क्या है. अ. समानार्थी शब्द लिहा. समानार्थी शब्द म्हणजे सिमिलर मीनिंग वर्ड्स, के कुछ शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों का सेम मीनिंग का समानार्थी शब्द इस पाठ में आया है, सबक में आया है, वो हमें देखकर लिखना है. 1. सदन, समानार्थी शब्द घर. 2. हृदय, समानार्थी शब्द मन. पुढं 3. वेळा, मूर्ख. 4. नोकर, गडी. 5. जल, जल याचा समानार्थी शब्द पाणी. 6. जननी, या शब्दाचा समानार्थी शब्द आई, माँ. पुढं प्रश्न आ. विरुद्धार्थी शब्द लिहा. तो बच्चों कुछ शब्द दिए गए हैं, इसका विरुद्धार्थी मतलब उलट अल्फाज, उलट मीनिंग वाले अल्फाज हमें पाठ में देखकर या पैराग्राफ में देखकर ढूंढकर निकालना है, लिखना है. 1. शहाना, विरुद्धार्थी शब्द मूर्ख. 2. प्रामाणिक, विरुद्धार्थी शब्द लबाड. 4. कुरूप, विरुद्धार्थी शब्द सुंदर. 6. कडू, विरुद्धार्थी शब्द गोड. 6. कुरूप, विरुद्धार्थी शब्द सुंदर. ये डबल डबल हो गया, चलो कोई बात नहीं. 6. संध्याकाळ, विरुद्धार्थी शब्द सकाळ. चला पुढं. ई. लिंग ओळखा. तर मराठी भाषेमध्ये 3 लिंग आहेत. 3 लिंग है. पहला पुल्लिंग, दूसरा स्त्रीलिंग और तीसरा नपुंसक लिंग. मतलब जो पुरुषवाचक शब्दों के लिए इस्तेमाल होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं, और जो स्त्रीवाचक शब्दों के लिए इस्तेमाल होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं. और जो पुरुष पुल्लिंग और स्त्रीलिंग जो नहीं रहता है उसे नपुंसक लिंग कहते हैं. जैसे 1. दाढी, स्त्रीलिंग आहे. 2. म्हातारा, पुल्लिंग आहे. अगर म्हातारी अगर होता म्हातारी तो वो स्त्रीलिंग होता. 3. दूध, पुल्लिंग आहे. 4. आई, स्त्रीलिंग, आणि बाबा पुल्लिंग. 5. साखर, शकर, नपुंसक लिंग. पुढं चला विद्यार्थ्यांनो, आता आपण प्रश्न 3 स्वमत बघू. स्वमत मतलब बच्चों कि हमें इस प्रश्न का उत्तर अपने शब्दों में मराठी में लिखना होता है, यानी पाठ के आधार पर, कविता के आधार पर, उसके आधार पर हमें अपने शब्दों में लिखना होता है. देखते क्या प्रश्न है, और ये 2 मार्क्स के लिए एग्जाम में पूछा जाता है. लेखकाने दादूच्या संदर्भात केलेले वर्णन तुमच्या शब्दात लिहा. तो लेखक ने पाठ में दादू का किस तरह वर्णन किया है ये हमें अपने शब्दों में लिखना है. उत्तर बघा. दादू या पाठामध्ये लेखक वि.स. खांडेकर यांनी दादूच्या प्रेमळ संवेदनशील वर्तनाचे वर्णन केले आहे. हे झालं एक, हा झाला पहिला उतारा, ज्याच्यात जिसमें
त्याच्यात पाठाचे नाव, लेखकाचे नाव आणि पाठामध्ये काय सांगितलेले आहे ते. हा झाला पहिला उतारा. पुढं